क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए ज्यादा नुकसानदेह कौन है, राहुल गांधी या भारतीय जनता पार्टी सरकार? आप देख रहे होंगे, मैं जब बीजेपी सरकार कह रहा हूं तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बता रहा हूं। कायदे से मेरा सवाल यह पूछना चाहिए कि भारत की नाक कौन कटवा रहा है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मगर जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो एक सरकार की बात करते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि भारत की नाक कौन कटवा रहा है, राहुल गांधी या बीजेपी सरकार? न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल, क्लब आजाद है तेरे। याद कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर देश की आंतरिक स्थिति के बारे में कहते हैं तो इनका पूरा प्रचार तंत्र लग जाता है राहुल गांधी को देशद्रोही बताने के लिए। पानी पी पी के हमला किया जाता है कि इस आदमी ने जाके देश की नाक कटवा दी, इस आदमी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत में दखल देने की बात की। जबकि राहुल गांधी का बयान एकदम साफ था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये हमारे आंतरिक मामले हैं और हम खुद इसे सुलझाएंगे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रांस गए, क्या उसके बारे में कोई कुछ कहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले ही यूरोपियन पार्लियामेंट में 3 देशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है, किर्गिस्तान, वेनेजुएला और भारत। मैं आपको सुनवाना चाहूंगा दोस्तों कि यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और सरकारों से क्या अपील की जाती है। आपके स्क्रीन्स पर उनके नुमाइंदगी ये बात कह रहे हैं। उनके इस बयान में जो मैं आपको सुनाऊंगा वो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर पत्रकारों की आजादी, मानवाधिकार संगठनों की आजादी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की आजादी खतरे में है। भारत के अंदर जिस तरह की सो कॉल्ड राष्ट्रवादी राजनीति रची जा रही है, उसके जरिए माइनॉरिटीज और नीच जाति के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से जिक्र किया जा रहा है, क्या देश की आन बान और शान इससे बढ़ रही है? क्या इससे देश का राष्ट्रवाद बुलंद हो रहा है? सुनिए क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी में है, मैं इसका अनुवाद पहले ही कर चुका हूं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। Just minorities and human rights fighters. He always says that he is an heir to Mahatma Gandhi. We all admire. He takes meditation time. He created a World Yoga Day. He seems kind and well-meaning, but in India, millions of Muslims and Christians suffer every single day because the government violates their most fundamental rights. The situation is serious. That's why the European Parliament must vote tomorrow on a very clear resolution. It has to be clear in denouncing the nationalist discourse of Mr. Modi. The government has to fully respect fundamental freedoms, freedom of expression and religious freedoms for everyone. इस बयान की माने तो भारत में पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है। जो इस सरकार से सवाल करता है उस पर निशाना साधा जाता है। ढेरों मिसाल हैं इसकी। यहां एक एक बात जो कही गई है ये कोई बहुत अजूबी बात नहीं है, हमें पता है। यही नहीं दोस्तों, मणिपुर के अंदर जो हालात बद से बदतर चल रहे हैं उस पर भी टिप्पणी की गई है। उस पर कहा गया है कि मणिपुर में हालात खराब हैं, 130 लोग मारे जा चुके हैं और मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। विदेश सचिव ने इस मुद्दे पर कहा है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिल्कुल अंदरूनी मामला है, बिल्कुल यूरोपियन यूनियन को या यूरोपियन पार्लियामेंट में इन्हें कोई अधिकार नहीं था इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए। मगर पत्रकारों की आजादी, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अंकुश, धार्मिक आजादी पर अंकुश। मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं जहां पिछले 4 साल से भीमा कोरेगांव मामले में लोग जेल में बंद हैं। स्टैन स्वामी की अंदर मौत हो जाती है। सुधा भारद्वाज, आनंद तेल तुंबड़े जैसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है।
इस सरकार के आलोचकों पर इनकम टैक्स और ईडी की रेड्स की जाती हैं। जो पत्रकार सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं उन पर निशाना साधा जाता है। क्या गलत कहा गया है बताइए? और चलिए मान लिया मणिपुर पे नहीं बोलना चाहिए, वो हमारा आंतरिक मामला है, मगर क्या हमारे पास नैतिक अधिकार रह गया है यूरोपियन पार्लियामेंट पर उंगली उठाने का? यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यह वो दौर है जब धारा 370 हटा दी गई थी। यह वो दौर है जब कश्मीर जाने का अधिकार आम भारतीय को नहीं था, मगर भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाया था और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं उन्हें कश्मीर की यात्रा कराई गई थी। तो कश्मीर वाले मुद्दे पर तुम क्यों लेकर आए थे इनको? जब तुम्हें लग रहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हमारे आंतरिक मामलों में दखल है, तो हमारे आंतरिक मामले में आप यूरोपियन यूनियन को क्यों लेकर आए थे बताइए? यह सवाल है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये शर्तों पर विश्व गुरु नहीं बन सकते आप। यानी कि अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दें तो विश्व गुरु, वहां पर जब उनके भाषण पर दस्तखत कराते हैं वहां लोग, तो यहां का मीडिया यह झूठ बोलता है कि देखिए प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं। सरासर झूठ। फिर से इस तस्वीर का जवाब दीजिए। कश्मीर में यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं वो यहां हैं, और आप जानते हैं ये जो गोला मैंने किया हुआ क्यों किया हुआ है? क्योंकि उन्हें घुमाया था देविंदर सिंह ने, वो आदमी जो 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था दिल्ली जाते हुए, और उसने कहा था यह बहुत बड़ा खेल है जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसी आदमी ने इन तमाम लोगों को दौरा कराया था कश्मीर का। अब मुझे बताइए, क्या कोई अधिकार रह जाता है यह कहना कि वो हमारा आंतरिक मामला है? और यह शर्तों के साथ विश्व गुरु कोई कैसे बन सकता है भाई? हकीकत यह है कि ये तमाम मुद्दे मुंह बाहे खड़े हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार ले मोंड ने, जानते हैं क्या कहा है यहां पर? इसमें प्रधानमंत्री की कड़े शब्दों में आलोचना हुई है। पहली बात, प्रधानमंत्री ने दशकों से स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, राज्य प्रायोजित हिंसा का इस्तेमाल किया है लोगों पर निशाना साधने के लिए। इसमें यह भी कहा गया है कि धार्मिक आजादी, पत्रकारों की आजादी पर अंकुश है, सामाजिक कार्यकर्ता अपना काम नहीं कर सकते क्योंकि यह सरकार हमला बोलती है। ले मोंड फ्रांस के बड़े अखबारों में से एक है। अब बताइए क्या कहेंगे आप विश्व गुरु वाले मुद्दे पर? और फिर से वो सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी देश की नाक कटवा रहे हैं या भाजपा सरकार? सवाल का जवाब दीजिए। यह शर्तों पर विश्व गुरु बनने की बात मुझे समझ नहीं आती है। एनआरआईज की मदद से, इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से आप अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं कराते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, और आप यह कहते हैं कि साहब देखिए विश्व गुरु दिखाई दे रहे हैं, भारत का जो है जलवा है। मगर यह जलवा क्या जब यूरोपियन यूनियन इस तरह की बातें कर रहा है? दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वायरल वीडियो देखा था। उसमें एक व्यक्ति से इंटरव्यू किया जा रहा था कि भाई टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब वो व्यक्ति एक अंधभक्त था, रिपब्लिक भारत देखता था। उसने कहा कि मोदी जी का काम नहीं है टमाटर के दामों पर नियंत्रण करना, मोदी जी तो विश्व गुरु बन रहे हैं। तो इंटरव्यू करने वाले ने कहा भाई किसने कहा वो विश्व गुरु बन गए? तो उसने कहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संयुक्त राष्ट्र बहुत दूर की बात है, किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। और जब उससे पूछा गया कि भाई आप कौन सा चैनल देखते हैं, तो कहता है मैं रिपब्लिक भारत देखता हूं। इस तरह से झूठ के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, विपक्ष को देशद्रोही बता दिया जाता है। और जब यह खबर आती है जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई, यूरोपियन यूनियन की आलोचना की, तो इसे दबा दिया जाता है, या तो फिर यह कह दिया जाता है कि हमें परवाह नहीं है, यह हमारा आंतरिक मामला है, दखल मत दो हमारे आंतरिक मामलों में। अरे भाई तो फिर बुलाया क्यों था उनको कश्मीर में? नहीं बुलाना चाहिए था। यह शर्तों पर थोड़ा होता है विश्व गुरु का गुणगान, ऐसा नहीं होता है। नई संसद का उद्घाटन हो जाता है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप साइडलाइन कर देते हैं,
संगोल के सामने प्रधानमंत्री साष्टांग होते हैं तो एक मंत्री कहता है महाराजा जो है वो संगोल के सामने साष्टांग हो रहे हैं। आप देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां बेशक उड़ा लीजिए, संगोल के सहारे प्रधानमंत्री को महाराजा बना दीजिए, पत्रकार जो आलोचना करता है उस पर लगातार निशाना साधते रहिए, ईडी के जरिए एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 114 घंटे की रेड मारते रहिए, मगर उससे रुतबा नहीं बढ़ने वाला है। रुतबा बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है, उल्टा आईना ही दिखाया जा रहा है कि आप अंदर से इतने सेंसिटिव हैं, इतने छुई मुई हैं कि आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी की राजनीति में जितनी भी कमियां हो, मगर कम से कम उस व्यक्ति पर लगातार हमला हो रहा है और वो जद्दोजहद कर रहा है अपने स्तर पर। उसकी तस्वीर को आप मुख्यधारा की मीडिया में नहीं देखते हैं, उस पर निशाना लगातार साधा जाता है, मगर वो व्यक्ति मुद्दों के साथ लगातार लगा हुआ है। कोरोना के कार्यकाल में मुद्दे उठाए, चीन के मुद्दे को उठाया, इकोनॉमी के मुद्दे को उठाया, अडानी के मुद्दे को उठाया, जो कि विपक्ष का काम है। मगर तुमने क्या किया उसके साथ? पहली बात, एक दुष्प्रचार चलाया कि इन्होंने विदेशी जमीन पर जाकर भारत की बेइज्जती की, तौहीन की, विदेशी ताकतों से कहा कि भारत में दखल दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ, सरासर झूठ। उसके बाद सांसदी चली गई, डेफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई। जो जजेस सुना रहे हैं उनके फैसले भी भाई महान हैं। सावरकर का जिक्र किया जा रहा है फैसलों में, जिसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को एक सीरियल ऑफेंडर बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति तो बार बार इस तरह के अपराध करता है, जबकि और किसी मामले में उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति को आप अपने प्रचार तंत्र के जरिए हर जगह घेरें, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में घेरें, घरेलू मामले में घेरें। जब वो आपके परम मित्र गौतम अडानी पर सवाल करते हैं संसद में, उनकी आप स्पीच को ही नोच देते हैं, हर जगह से हटा देते हैं, कई जगह से। तो ये आलोचना को लेकर थोड़ी हिम्मत दिखाइए। जैसे मैंने कहा ना, छुई मुई मत होइए, तभी आप विश्व गुरु होंगे जब आलोचना सहन कर पाएंगे। क्योंकि यही तो दुनिया कह रही है, चाहे लिमोंड हो, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट है, सब यही बात कह रहे हैं कि आप आलोचना नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। क्यों भला? बताइए क्यों? अपने चाटुकारों से संवाद कायम करते हैं। मुझे इंटरव्यू देना तो बहुत दूर की बात है, मुझसे संवाद कायम करने की आपकी हिम्मत नहीं है।